प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज फिर मैं आ गया हूँ। कल और परसों आप लोग को वीडियो नहीं दे पाए क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे स्थिति, अगर इसको खोल दूँ तो पता चल जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसा ही समझ रहे होंगे कि आखिर 2 दिन हम लोग एब्सेंट क्यों थे। तो खैर चल गई, कोई बात नहीं। आज फिर हम लोग मिलेंगे नए तरीके से, नए क्वेश्चन के साथ। कहता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे संख्या 200 और 432 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। प्रश्न देख रहे होंगे आप लोग। चलिए, 200 को भागा देना है और 432 को भागा देना है, और कहता है ये दोनों को भाग देने पर, मान ये दोनों संख्या है दोनों, भाग देने पर शेषफल 2 बचना चाहिए और 3 बचना चाहिए। सर सबसे पहले तो इसका तरीका है कि आप ऑप्शन से कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिस ऑप्शन से भाग देने पर 2 शेष बच जाए और 3 शेष बच जाए, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इसका रूल क्या है? तो रूल है इसका कि सबसे पहले इसको अंतर निकालते हैं। तो अंतर निकालेंगे तो 198 होगा, और यहाँ से अंतर निकालेंगे तो 429 होगा, और जो अंतर आता है उसका HCF निकाल दिया जाता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या प्रश्न में बोला है। तो बड़ी से बड़ी का मतलब होता है सर HCF। तो अगर इन दोनों का HCF निकालेंगे तो 33 आ जाएगा। एक ही को 33 से कट रहा है तो ये भी कटना ही कटना है, समझे। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा 33, जिसमें अगर हम 200 में और 432 में अगर भाग दिया जाए तो एक बार रिमाइंडर 2 बचेगा और एक बार रिमाइंडर 3 बचेगा। ये इसका तरीका है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। कहता है कि 3 गो डायग्राम बना हुआ है और कुल मिलाकर के 50 छात्र है। कहता है जो 3 विभिन्न परीक्षाएं ABC में बैठे हैं तो सभी कम से कम एक परीक्षा में उपस्थित हुए, इनमें से कितने वास्तव में किसी एक परीक्षा में बैठे हैं? माने कि एक परीक्षा वाला हम लोग को निकालना है। तो सर जरा सा गौर कीजिए आप कि अगर टोटल स्टूडेंट में से 2 परीक्षा में बैठने वाला स्टूडेंट और 3 परीक्षा में बैठने वाला स्टूडेंट, अगर ये दोनों को घटा दिया जाए तो बाकी जितने भी स्टूडेंट बचेंगे मात्र एक परीक्षा वाला बचेंगे। तो सर टोटल स्टूडेंट 50 है, आप लोग देखिए फिगर में, और 2 परीक्षा और 3 परीक्षा में बैठने वाला 10 और 10 20 और 10 30 और 100 7 37 है। तो अगर टोटल में से अगर हम 2 और 3 वाला को अगर हम घटा देते हैं सर, तो आ जाएगा 13, और 13 स्टूडेंट ऐसा है जो सिर्फ एक परीक्षा में बैठा होगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए सर, अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिएगा, बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है, क्योंकि सर आप लोग देखे हैं कि आयु से कुछ क्वेश्चन रंग बिरंग के पूछे जाते हैं, और पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो जितने भी प्रश्न आपको मिल रहा है वो टोटल प्रश्न सर पूछा हुआ ही मिल रहा है। कहता है कि वर्तमान में तीर्थ और प्रदीप की आयु का अनुपात 2:3 है। 3 लड़के हैं सर, तीर्थ, प्रदीप और एक लड़का और है उमर। ये सब चर्चा वर्तमान का कर रहा है। वर्तमान में रेशियो है 2:3। फिर कहता है जबकि प्रदीप और उमर 4:5 है। प्रदीप और उमर ये 4 है और ये 5 है। तो यहाँ से हम लोग पहले तीनों का रेशियो निकालेंगे। तो सर देखिए, प्रदीप यहाँ है तो 3 साल का है, अब प्रदीप यहाँ है तो 4 साल का है। तो लड़का एक ही है तो रेशियो भी एक ही होना चाहिए, लेकिन रेशियो एक नहीं है। तो एक नहीं है तो एक करेंगे, तो एक करने के लिए एरा में 4 से और एरा में 3 से, ये रेशियो का नियम है। अब रेशियो कहता है कि अगर एगो में गुना किए हैं तो गुना सब में करेंगे। तो इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, और इसमें 4 से तो इसमें 4 से, यानी कि फाइनली जो अब रेशियो निकल के आया है वर्तमान का वो 8, 12, 15 निकल करके आया है। अब कहता है कि 4 साल पहले तीर्थ और प्रदीप की आयु 5:8 था। तो सर आप लोग देख रहे हैं बाबू कि ये वाला जो रेशियो है से वर्तमान का है। अब प्रदीप और तीर्थ में कुछ बात किया है कि 4 साल पहले तीर्थ और प्रदीप की आयु 5:8 था।
ये रेशियो जो बोल रहा है, ये वाला रेशियो, ये वाला 4 साल पहले का बोल रहा है। अब देखिए सर, यहां से बन गया डबल रेशियो। तो डबल रेशियो के प्रश्न बनाने का तरीका है कि सबसे पहले उसके बीच के गैपिंग को सेम किया जाता है। तो देख रहे हैं कि चर्चा है तीर्थ और प्रदीप में, तो यहां गैपिंग 3 का है और यहां गैपिंग 4 का है, तो गैपिंग तो सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग गैपिंग सेम करेंगे, और गैपिंग को सेम करने का तरीका है कि नीचे वाले अंतर से ऊपर गुना और ऊपर वाले अंतर से नीचे गुना। ये तरीका गैपिंग सेम करने का है। तो सर देखिए, गौर से देखिएगा कि नीचे अंतर 3 का और ऊपर अंतर 4 का, तो ऊपर वाला अंतर से नीचे गुना और नीचे वाला अंतर से ऊपर गुना। तो सर नीचे अंतर 3 का, तो 3 से गुना इसमें, 3 से गुना इसमें, तो 3 से गुना इसमें भी होगा। और ऊपर अंतर 8 और 12 के 4 का था, तो 4 से गुना इसमें, तो 4 से गुना इसमें भी होगा। अब यहां से देखिए, ये हो गया 8 तिया 24, और ये 5 24, ये हो गया 12 तिया 36, ये 8 चौ 32, और ये हो गया 15 तिया 45। हम लोग से क्वेश्चन किया है कि तीनों लोगों के वर्तमान आयु का योग बताइए। तो सर तीनों लोगों के वर्तमान आयु का रेशियो ऊपर वाला है, 15 तिया 45, 12 तिया 36 और 8 तिया 24, 45, 36 और 24, अगर जोड़िएगा तो 105 आ जाएगा। लेकिन अब बनाएंगे कैसे हम लोग? तो देखिए सर, वर्तमान में तीर्थ था 24 साल का और 4 साल पहले हो गया 20 साल का, तो इसके बीच का अंतर 4 साल का है। यहां से भी अंतर 4 साल का है। तो किताब कहता है कि 4 साल पहले, तो हम अनियो बोलेंगे तो 4 साल पहले। अब क्वेश्चन किया है कि तीनों के वर्तमान आयु का योग बताइए, तो तीनों के वर्तमान हम लोग अभी जोड़े थे 105, 8 तिया 24, 12 तिया 36, 15 तिया 45। सर 4 से 4 कट जाएगा, तो 105 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सर समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छा है, लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है। इसके पिछले वाले वीडियो में एक प्रश्न बताए थे, जो ये सब बिल्कुल नया प्रश्न है। अब देखिएगा सर, अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हमको ऐसे नहीं करना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लग रहा है, तो कुछ और बताइए ने, तो ध्यान दीजिएगा सर। उसके लिए एक और तरीका क्या है, थोड़ा सा एक्स लगा दीजिए, बड़ा कंफर्टेबल महसूस होगा। यहाँ से रेशियो 8, 12, 15, आप लोग सभी कोई जान रहे हैं कि रेशियो वर्तमान का है। सर हम इसमें एक्स लगा देते हैं, घबराइएगा नहीं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, उससे ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। चर्चा किया है सर तीर्थ और प्रदीप का, तो तीर्थ के वर्तमान आयु 8x है और प्रदीप के वर्तमान आयु 12x है। 4 साल पहले कह रहा है, तो दोनों में 4 साल घट जाएगा, और 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:8 हो जाता है। इक्वल कर देंगे, क्योंकि 4 साल घटा देते, ये भी 4 साल पहले चल गया, ये भी 4 साल पहले है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। 8 8 64x और 12 25 60x, 4x बचेगा। 8 चौ 32, 105 चौ 20x, 12x बचेगा, 12 बचेगा। अब ये कट जाएगा बाबू, तो x बराबर 3 आ जाएगा। हम लोग से पूछा गया है कि तीनों आदमी के वर्तमान आयु का योग बताइए, तो तीनों आदमी के वर्तमान आयु का योग 35x है, और 35 गुणे x का मान आप लाए हैं 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 105। ये भी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, हम बार बार कहते हैं आप लोग को कि ये डाटा एफिशिएंसी का प्रश्न रहता है, बैंकिंग में ज़्यादा पूछा जाता था, लेकिन रेलवे भी अब इस प्रश्न को पूछता है। हम बोलते हैं सर कि इस प्रश्न को हल नहीं किया जाता है, इस प्रश्न को सिर्फ दिमाग लगाया जाता है कि इसका जो आंसर दिया जाएगा वो सिर्फ 1 से दिया जाएगा, कि सिर्फ 2 से दिया जाएगा, कि 1 और 2 दोनों से दिया जाएगा, कि 1 और 2 दोनों से नहीं दिया जाएगा। तो प्रश्न को आप गौर से पढ़िए, आपको खुद पता चलेगा कि आंसर कैसे कैसे दिया जा सकता है। कह रहा है कि यदि कुल 3 बैग है, उन सबको एक साथ ले जा सकने के लिए उसका कुल वजन क्या होगा, माने 3 बैग का कुल वजन ज्ञात करना है। सर कहता है प्रत्येक बैग में 10 किलो ले जा सकता है। ए बाबू, तो प्रत्येक बैग में अगर 10 किलो ले जा सकते हैं, तो 3 बैग में 10 या 30 किलो ले जा सकते हैं, तो 1 से भी कुल वजन निकाला जा रहा है। अब कहता है कि बैग 2 और 3 से एक बैग 2 और 3 में एक साथ बैग 1 के आधे वजन ले जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं है। सर पहला कथन में बोला है कि बैग 1 से
10 kg ले जाया जा सकता है। दूसरा कथन में बोला है कि बैग 1, 2 और 3 से, बैग 2 है, ये बैग 3 है, इससे पहले वाले बैग में जितना ले जाया जाता था उससे आधा ले जाया जाता है। तो पहला वाला में कितना ले जाते थे? 10, तो इसके आधा कितना होगा? 5। और 3 बैग है तो 5 या 15 किलो। अच्छा, पहिलका से भी आंसर दे रहे हैं हम लोग कि एक बैग में 10 किलो अटता है और 3 बैग है तो 30 किलो हो जाएगा। तो इससे भी आंसर दिया जा रहा है, इससे भी आंसर दिया जा रहा है बैग का टोटल वजन। तो हमारा आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। चलिए अगला बढ़ेंगे। देखिए सर, कथन 1 और 2 दोनों अपर्याप्त है। पहला ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों अपर्याप्त है, माने वो पर्याप्त नहीं है। अगला कहता है केवल कथन 1 पर्याप्त है। केवल कब होता? जब सिर्फ एक से आंसर आता और 2 से आंसर नहीं आता। लेकिन यहाँ तो आप दोनों से निकाल रहे थे टोटल वजन इसका, क्योंकि पहला बैग में 10 kg था और टोटल बैगों की संख्या 3 है तो 30 kg जाएगा। दूसरा में क्या था कि 2 और 3 में जो वजन है इसे पहले वाले का आधा है, तो पहले वाले में 10 kg तो 2 और 3 में 5 kg होगा। तो टोटल निकालना है तो गुना कर दीजिए उसको 3 से, 15 kg हो जाएगा। तो आप तो आंसर 1 और 2 दोनों से न दे रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। अगला ऑप्शन सी कहता है केवल 2 पर्याप्त है। केवल 2 कब होता? जब सिर्फ खाली 2 से आंसर निकाला जाता, पहला वाला से कोई मतलब नहीं रहता। आगे हम लोग बढ़ेंगे सर। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के 1/3 के बराबर है। प्रश्न दिख रहा होगा आपको। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई वर्ग के विकर्ण के 1/3 के बराबर है। तो सर आप लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा, और वर्ग के विकर्ण होता है √2a। तो इसको b मान लेते हैं, क्योंकि इसका भुजा को a माने तो इसको भुजा के b मान लेते हैं। तो वर्ग के विकर्ण के 1/3 के बराबर है इसका ऊंचाई। अब यहाँ से अगर हम लोग गुना करते हैं तो सर b को इधर ले लाइएगा और ये √3/2 को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा √2/3 और ये हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ से हम लोग का रेशियो आ जाएगा कि 2√2/3√3। देख रहे होंगे आप लोग। अब हम लोग से पूछा है कि त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो फार्मूला लगा देते हैं यहाँ से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो सर वर्ग के भुजा का हम लोग b माने इसलिए b स्क्वायर करेंगे। अब देखिएगा a बराबर आप निकाले हैं 2√2, तो 2√2 यहाँ रखेंगे, तो √3/4 गुने 2√2 का स्क्वायर अनुपात b का मान यहाँ 3√3 है, तो 3√3 हम लोग रखेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से गौर कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, क्योंकि √2 से स्क्वायर हट जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 हम अभी काट देते हैं तो 2√3 आ जाएगा। अनुपात 3 तिया 9 और 9 तिया 27। अब देखिए सर इससे काट दीजिए इसको 9√3 बार में, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा 2:9√3, और यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं सर कि समझ में आया होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था तो इतना तो लेवल रहता है रेलवे का, इससे ज़्यादा भी लेवल है, समझे। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन से लड़ने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। चलिए सर अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू कि प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, इसको तो हम लिख नहीं सकते ना फाड़ सकते हैं। कहता है कि वर्ष 1 से वर्ष 3 में दोनों राज्यों की कुल बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो वर्ष 1 में हो रहा है 15-15-30, क्योंकि राज्य 1 में भी 15 है और राज्य 2 में भी 15 है, तो टोटल हो रहा है 15-15-30। ये 1 की बात है। चलिए 3 में बोला है, तो 3 में दोनों राज्यों को देखिए, तो 15 है, वो 20 है, तो टोटल 35। अंतर तो कितना कम हुआ, इससे तो नहीं हो रहा है। वर्ष 1 से वर्ष 3 में दोनों राज्यों की कुल बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है। अच्छा, कितना का अंतर है? 5 का। कितना में? 35 में। परसेंटेज के लिए 100, तो 7 बार में कट जाएगा। 14×7=98, 14 के लमसम है। कहीं हम लोग क्वेश्चन को गलत हम लोग पढ़ रहे हैं कहीं, लगता है। देखिए बेस से देखिए तो बाबू, कहता है 2 राज्यों में शैम्पू के एक विशेष ब्रांड की 3 वर्ष के लिए बिक्री के आंकड़े तालिका में दिए गए आंकड़े लाख रुपये में है। कहता है वर्ष 1 से वर्ष 3 में दोनों राज्यों की कुल बिक्री में कितने प्रतिशत का
अंतर है। तो वर्ष 1 में टोटल 30 है, यहाँ से कितना है, अच्छा अधिक है ना, तो 5 कम वाला को और परसेंटेज के लिए 100 कट जाएगा। तो 50/3 मैंने हम लोग कर सही रहे थे लेकिन दिमाग नहीं लगा रहे थे। वही 16.67 बस एक ही आंसर है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन सर ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आसान प्रश्न है लेकिन ये सब पूछा जाता है तो हम लोग को देखना है, रिवाइज करते रहना है। कहता है एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में आप लोग जानते हैं कि जिसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो A B C D। आप लोग ये भी जानते हैं सर कि अगर दो भुजा अगर बराबर है तो उसके सामने का दोनों कोण बराबर होगा। 3 भुजा अगर बराबर है तो उसके सामने का तीनों कोण बराबर होगा। तो देखिएगा आप लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होता है और ये वाला इक्वल होता है। अब कहता है एंगल A बराबर दिया हुआ है 2x + 15 3x - 25। एंगल A बराबर है 3x - 25। एंगल C बराबर है 2x + 15 ये दिया हुआ है। तो कहता है ना कि एंगल A का मान क्या बताइए जिसमें कोण A और कोण C सम्मुख कोण है, मैंने दोनों सामने का कोण है। ध्यान दीजिएगा सर, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है और ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होता है समांतर चतुर्भुज में। तो इसके सामने वाला भुजा ये है और इसके सामने वाला भुजा ये है। तो जब ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। तो दोनों एंगल को अगर हम लोग इक्वल कर देते हैं तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा और x का मान अगर निकल करके आ जाएगा तो x का मान को यहाँ रख देंगे तो a का मान निकल करके आ जाएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो 3x - 25 बराबर 2x + 15 आके घट जाएगा तो x बराबर 40। तो सर 40 रखेंगे तो 40 × 120 - 25 बराबर वही 95 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग को मेहनत करते रहना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ना ज़्यादा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर सर अगला कहता है एक कक्षा में, इसको हटा देते हैं। चलिए देखिएगा, कहता है एक कक्षा के विद्यार्थी किसी उद्देश्य के लिए कुछ 5184 रुपये दान करते हैं, माने कोई जरूरी काम के लिए 5184 रुपया कहीं दान करते हैं विद्यार्थी ने। यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट है सर कि प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही राशि दान करता है जितना कक्षा में विद्यार्थी की संख्या है। माने कि विद्यार्थी की संख्या अगर x है तो प्रत्येक विद्यार्थी ने x रुपया दिया है तो सर टोटल पैसा तो x² हो जाएगा और x² बराबर 5184। तो 5184 का वर्गमूल निकल जाएगा 72 और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में बोला गया था सर कि जितने भी स्टूडेंट हैं प्रत्येक स्टूडेंट ने उतना ही रुपया देता है। जैसे 10 स्टूडेंट है तो प्रत्येक स्टूडेंट ने 10-10 रुपया देगा तो टोटल 100 रुपया हो जाएगा। जैसे 5 स्टूडेंट है तो प्रत्येक स्टूडेंट ने 5-5 रुपया ही देगा तो टोटल 25 रुपया हो जाएगा। तो 1 स्टूडेंट है तो प्रत्येक स्टूडेंट ने 1 रुपया दिया है तो टोटल इतना पैसा हो जाएगा और टोटल पैसा इतना इधर दिया हुआ है तो दोनों आपस में बराबर होगा, x का मान निकल जाएगा। चलिए सर हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग 12 है। हम बोले थे सर पिछले वीडियो में एक प्रश्न इस टाइप से था, वहाँ पे हम बोले थे कि अगर कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न अगर मिलता है तो इसको बाई ऑप्शन किया करो, ज़्यादा बेटर होगा। कहता है 2 अंकों की संख्या और अंकों का योग 12 है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन उठाएंगे। पहला ऑप्शन है 57, 75, अगला है 48 और अगला है 39। ये रहा। हम अगर जोड़ रहे हैं तो 7-5 12, 7-5 12, 8-4 12, 9-3 12। पहला कंडीशन को सभी ऑप्शन ने सेटिस्फाइड कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि अंकों के स्थान को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से, तो सर जो पहले से दिया हुआ है उसको मूल संख्या कहते हैं और उलटने के बाद जो आएगा उसको हम लोग प्राप्त संख्या कहते हैं। तो ये तो 75 हो जाएगा, ये 57 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा
और ये 93 हो जाएगा। कहता है प्राप्त जो संख्या होगा वो मूल संख्या से 18 ज़्यादा होना चाहिए, मात्र 18 ज़्यादा होना चाहिए सर। देखिए तो जरा सा, ये 18 ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, ये 18 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये देखिए तो 18 ज़्यादा है कि कम है, कम है, तो ये तो ऐसा ही नहीं होगा। अब लास्ट में वो बेचारा ये बच गया, यही आपका आंसर होगा। घटा करके भी देख लीजिए, 18 ज़्यादा है। क्लियर? चलिए सर अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कहता है कि एक निर्माता ने अपनी मशीन एक थोक विक्रेता को 20% लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता ने उस मशीन को खुदरा व्यापारी को 10% लाभ पर बेचा। खुदरा व्यापारी ने इसको 1452 रुपये में बेचकर 10% लाभ कमाता है, तो लागत मूल्य क्या है? सर बात यहाँ ऐसा है कि एक मशीन है जिसको निर्माण किया गया, तो सर जो आदमी निर्माण किया होगा उसको तो कम पैसा लगा होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि जहाँ निर्माण होता है वहाँ से डायरेक्ट हम लोग के पास आ जाता है। सर वहाँ से पहले कोई होलसेलर वाला लाता होगा, होलसेलर वाले से हमारे नज़दीकी थोक विक्रेता लाते हैं, थोक विक्रेता से हमारे नज़दीकी फुटकर विक्रेता लाते हैं, और फुटकर विक्रेता के पास से जा करके हम लोग खरीदते हैं। तो सर बताइए कि जितने हाथों में वो सामान बिका, सब ने कुछ न कुछ लाभ लेकर के बेचा होगा। तो बना होगा अगर 500 में, तो हम तक पहुँचते पहुँचते वो सामान का दाम 700 रुपये हो जाएगा। जैसे मान के चले कि ये टोपी, ये तो हम लोग अपने से नहीं बनाते हैं, हम लोग जाकर के दुकान में नज़दीकी खरीद लेते हैं। उन लोग भी नहीं बनाता है, उन लोग भी फुटकर है, ये बनता होगा कहीं और, वहाँ से आता होगा कोई होलसेलर के पास, वहाँ से कोई थोक विक्रेता, वहाँ से फिर फुटकर, और फुटकर के पास से फिर जाकर के हम लोग लेते हैं। समझ गए? तो हम लोग को मिलता है ज़्यादा पैसा में। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब बात को समझ गए तो हम लोग मान लिए बाबू कि इसको निर्माण करने में लागत मूल्य 100 रुपया लगा था। कितना लगा था? X। निर्माता ने इसको 20% लाभ लेकर के बेचा है, तो 120/100 थोक विक्रेता के पास। थोक ने भी फुटकर को बेचा है 10% लाभ लेकर के, तो 110/100। और फुटकर ने भी किसी ग्राहक को बेच दिया है 10% लाभ लेकर के, तो 110/100। और इतना हाथों में जाने के बाद इसका टोटल कीमत 1452 रुपया हो जाता है। तो कहता है कि निर्माता का लागत मूल्य क्या है, मैंने X का मान हम लोग को बताना है। तो सर सबसे पहले आप देखिए 20 छक 20 बचे बाबू, 20 से 20 खत्म। सर इसको 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 दूनी 12। अब देखिए सर एगो 11 यहाँ है, एगो 11 यहाँ है, तो 11 121, तो 121 दूनी 242 पूरे उड़ जाएगा। अब बताइए कि 5 दूनी 10 और 100 यानी 1000 इसका आंसर हो जाएगा, और यही आप लोग का आंसर है। चलिए सर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला ही बड़ा ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलिए इसको भी देखिएगा। कहता है कि 9 सेमी भुजा वाला एक वर्गाकार प्लेट है। इसको मैं बड़ा आराम से बताऊंगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। 9 सेमी भुजा वाला एक वर्गाकार प्लेट है, जैसे ये वर्गाकार एक प्लेट है, इसकी भुजा 9 सेमी है। 9 सेमी कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो सगर 9 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होता है। अब कहता है इसके प्रत्येक कोने से 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र वाला एक टुकड़ा काट लिया जाता है। सर 0.25 क्षेत्रफल वाला टुकड़ा काट लिया जाता है। तो जरा गौर कीजिए सर कि जब क्षेत्रफल, जब एरिया उसका 0.25 है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भुजा 0.5 होगा। माने कि यहाँ से भी 0.5 भुजा वाला काट लिया गया, यहाँ से भी काट लिया गया, यहाँ से भी काट लिया गया, यहाँ से भी काट लिया गया। ये भी 0.5 है, सगर 0.5 है, 0.5 है, 0.5 है, 0.5 है। तो जरा गौर कीजिएगा सर कि सगर तो 999 है। अब 0.5 इधर से काटे, 0.5 इधर से कटे, तो जो बचा होगा वो 8 सेंटीमीटर का बचा होगा। सेम वही कंडीशन यहाँ भी हुआ होगा। 0.5 कट गया, तो जो बचा होगा वो 8, ये भी 8, ये भी 8। अब देखिए सर इसको काट करके हटा दिया गया। कहता है कि हटाने के बाद जो शेष भाग बचा है उसको एक खुला डिब्बा बना दिया जाता है। तो बताइए कि उस डिब्बे की आयतन क्या है। तो आप लोग जानते हैं सर कि डिब्बा अगर बनेगा और आयतन अगर निकालना है तो उसके लिए हमें लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए। तो सर लंबाई चौड़ाई तो सेम रहेगा 4-4, लेकिन हाइट क्या होगा? तो हम लोग से पूछा गया है कि इसका आयतन बताइए। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई भी 8, चौड़ाई भी 8। देखिए सर सगर से 8, लंबाई कह दीजिए, चौड़ाई कह दीजिए, किसी को भी कुछ कह दीजिए, सब 8 रहेगा। अब गौर करना हम लोग को ऊंचाई पर। अब बताइए सर डिब्बा अगर बनेगा तो यही वाला हिस्सा ने ऊपर उठेगा। देखिए सर डॉट डॉट हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला उठेगा, ये वाला उठेगा, ये वाला उठेगा,
ये वाला उठेगा। तो जितना भी डॉट डॉट के निचला हिस्सा है वही ना सब उठेगा, तो वही सब उठेगा सर। तो ये है कितना लंबा 0.5, 0.5 का मतलब 1/2। तो यही सब ऊपर उठ जाएगा ऐसे ऐसे, तो हाइट डिब्बा का वही हो जाएगा। तो 0.5 का मतलब 1/2, 4 यानी 8 चौक 32 आयतन है, यही आपका आंसर है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर कहता है कि 2 रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। 2 रेलवे स्टेशन है, उसके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। जैसे मान के चले कि ये स्टेशन है और ये स्टेशन है, इसके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी इधर से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और जब उधर से वापस आती है तो इसका 3/4 चाल से, 3/4 कहने का मतलब 20 चौक 80, 20 दिया 60 के स्पीड से आती है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए। देखिए सर सेम दूरी गई है और सेम दूरी आई है। अगर दूरी अलग अलग रहता तब हम लोग दूरी से मतलब रखते, लेकिन डिस्टेंस यहाँ बराबर तय हो रहा है, तो डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। माने 80 का स्पीड से जा रही है और 60 का स्पीड से आ रही है, तो औसत चाल माने कि एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बटा x प्लस y। आप इसको हल कर दीजिए, 2 गुने 80 गुने 60 बटा 140। तो 20 अते चाल से अब 20 दिया 60, 3 दूनी 6, 480 बटा 7 यानी कि पॉइंट में दे रहा है तो 7×6 42, 7×6 42, 6 से शुरू होगा, एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा। तो सर 7 से भागा अगर दे रहे हैं तो 0.5 तो आएगा नहीं, ऑप्शन देख लीजिए। 7 से भागा देने 0.5 तो आएगा नहीं, वही होगा फिर 68.6 और यही आपका आंसर है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है अंकित ने साइकिल से चर्च की ओर जाता है और कार से वापस आ जाता है। चर्च की ओर जाता है और कार से वापस आ जाता है तो उसे 5 घंटा लगता है, माने जाने और आने में उसको 5 घंटा लगता है। फिर कहते हैं कि दोनों ओर कार से जाए तो 3 घंटा बच जाते हैं। तो सर इसका सबसे बेस्ट तरीका सुनिएगा। ऐसे तो हम लोग डिटेल हम पिछला वीडियो में इसको बताए थे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर कहेगा कि बच जाता है तो जो पहले से टाइमिंग दिया हुआ रहेगा उसमें जोड़ दीजिएगा, और अगर कहेगा कि समय ज़्यादा लग जाता है तो घटा दीजिएगा। माने कम लगेगा तो जोड़ देंगे और ज़्यादा लगेगा तो घटा देंगे। तो कहता है कि साइकिल से जाएगा और कार से आएगा तो 5 घंटा लगेगा, और अगर दोनों और अगर कारें का इस्तेमाल कर ले तो 3 घंटा बच जाएगा। तो बच नहीं जाता है माने कम समय नहीं लगता है, तो कम कहेगा तो जोड़ देंगे, 5 और 3 8 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सर जरा से इसको हम डिटेल कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। सर अभाज्य संख्या कहते किसको है? अभाज्य संख्या वो होता है जिसका 2 फैक्टर होता है, एक खुद और एक। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर उसका होता है तो फिर वो संख्या अभाज्य नहीं कहलाएगा। समझ गए? तो सर हम लोग को पढ़ना रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। सर अगर अभाज्य संख्या पर अगर देखा जाए, सवाल अगर किया जाए तो एक स्पेशल क्लास अभाज्य संख्या वाले कम से कम 2 घंटे का, तो इसका मैं वीडियो स्पेशल बनाऊंगा। लेकिन अभी सर चल रहा है रेलवे, ज़्यादा अभी रेलवे है और रेलवे का एग्जाम भी नज़दीक में है, तो इसीलिए हम ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं अभी इसी के प्रीवियस क्वेश्चन पर, जो मेन क्वेश्चन जो आप लोग को दिक्कत करता है और जो एग्जाम में आने का उम्मीद है उसको लेकर के हम आ रहे हैं। इसके बाद जब एग्जाम समाप्त हो जाएगा तो सेट तो आपका कंटिन्यू रहेगा ही, रिवाइज वाइज तो कंटिन्यू रहेगा ही। इसके बाद फिर हम टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर के आएंगे, अलग अलग टाइप लेकर के आएंगे जो बेहतरीन है, जो आप लोगों को दिमाग से हट जाता है। तो सर ज़्यादा देरी का फिर नहीं, कम से कम एक दिन में 2 टाइप। अगर कैसू गलती से भी अगर देख लिए तो एक बार फिर से नियम याद हो गया। तो मैंने रिवाइज वाइज के तौर पर ये बेस्ट रहेगा, इसलिए आपका इस्तेमाल करते रहिए और देखते रहिए और दोस्तों को शेयर भी करते रहिए। देखिएगा सर, तो सर 1 से 100 तक 25 गो अभाज्य संख्या। इसका ट्रिक है एक, 44, 22, 32, 23, 21, इसको जोड़िएगा तो 25 आएगा। चलिए ये हो गया। तो 1 से 100 तक अगर कभी भी अभाज्य संख्या पूछता है तो 25। अगर मान के चलें सर कि बीच से पूछ दिया तो जरा सा समझिएगा गौर से। अगर 1 से 10 तक कहेगा तो 4 आंसर होगा कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अभाज्य संख्या वो होता है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए सर 4 गो है कि नहीं। तो 1 से 10 तक कहेगा तो 4 होगा, 1 से 20 तक कहेगा तो 2 को जोड़ देंगे, 4 और 4 8। 1 से 30 तक कहेगा तो 3 गो के जोड़ देंगे, 1 से 40 तक कहेगा तो 4 को जोड़ देंगे, 50 तक कहेगा तो 5 को जोड़ देंगे, 60 तक कहेगा तो 6 को जोड़ देंगे, 70 तक कहेगा तो 7 को जोड़ देंगे, 80 तक कहेगा तो 8 को जोड़ेंगे, 90 तक कहेगा तो 9 को जोड़ेंगे और 100 तक कहेगा तो 10 को जोड़ देंगे, 25 आ जाएगा। अगर मान के चले पूछ दिया आपसे कि 1 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्या है तो 6 को जोड़ दीजिए, 4 और 4 8, 2 10, 2 12, 3 15 और 2 17, यानी 1 से 60 तक अभाज्य संख्या 17 को हो जाएगा। तो चलिए सर कभी टाइम मिलेगा तो मैं फिर इसका पूरा डिटेल करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही याद रखिएगा। इसमें किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछेगा तो आप बना दीजिएगा। चलिए इसका ट्रिक को याद कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों अब मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज बाय, जय हिंद।